स्टूडेंट्स, कक्षा 10 विज्ञान के इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत के इस भाग में हम विद्युत धारा, उसके संबंधित विद्युत धारा संबंधित जो उसके क्रियाकलाप होते हैं, उसके जो फंक्शन होते हैं, उसके बारे में और उससे संबंधित जो कुछ आंकिक प्रश्न हैं उसके बारे में हम जानकारी यहाँ पर लेंगे। सबसे पहले हमें विद्युत के बारे में जानकारी लेना है कि विद्युत क्या है। हम जानते हैं कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें कई कार्यों को संपादित करने में हमारी मदद करती है। विद्युत ऊर्जा अन्य ऊर्जा की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। इसका महत्व अन्य ऊर्जा की अपेक्षा अधिक होने के प्रमुख कारण, पहली चीज कि विद्युत ऊर्जा जो है इसको हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ऊर्जा ऐसी होती है जो प्रकृति प्रदत्त होती है जिसे हम केवल एक बार प्राप्त करने के बाद दोबारा उसको उत्पन्न नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के लिए जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, ये ऊर्जा एक बार समाप्त हो जाने के बाद दोबारा हमको प्राप्त नहीं होती। लेकिन विद्युत ऊर्जा का वह स्रोत है जिसे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कभी भी किसी समय या लगातार मानवीय गतिविधियों के अनुरूप उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सुविधा हमको विद्युत ऊर्जा में प्राप्त होती है। दूसरी विशेषता विद्युत ऊर्जा की है कि इसका बहुउपयोगी होना। कुछ ऊर्जा ऐसे होते हैं जिनका उपयोग हम एक ही क्षेत्र में कर सकते हैं या कुछ सीमित संसाधनों में ही उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन विद्युत ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जिसका हम प्रयोग सर्वाधिक कार्यों में कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत ऊर्जा के द्वारा रेलगाड़ियां चलती हैं, उसी के द्वारा हमारे घर में टीवी, पंखे, रेडियो चलते हैं। विद्युत ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जिससे हम कूलर या एसी में लगाकर ठंडक प्राप्त कर सकते हैं और हीटर में लगाकर उससे ऊष्मा यानी गर्मी प्राप्त कर सकते हैं। और विद्युत ऊर्जा का प्रयोग विभिन्न यंत्रों में हम कर सकते हैं सुविधानुसार। तो ये सबसे बड़ी विशेषता जो विद्युत ऊर्जा की है कि इसे हम कई रूपों में प्रयोग कर सकते हैं। विद्युत ऊर्जा के द्वारा यांत्रिक कार्य भी होते हैं, रासायनिक गतिविधियां भी होती हैं। यांत्रिक कार्य में बड़े बड़े फैक्ट्री, मोटर ये सब चलाए जाते हैं। और विद्युत ऊर्जा एक ऐसा संसाधन है जिसको हम आवश्यकतानुसार कम या अधिक रूप में और सीमित मात्रा में अपनी स्वेच्छा के अनुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं। विद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम तारों के द्वारा या अन्य जो दूसरे सिस्टम है जैसे बैटरी है, इसके द्वारा भी हम अपनी सुविधा के अनुसार स्थानांतरित कर सकते हैं। तो ये सब सुविधा है विद्युत ऊर्जा में। और सबसे बड़ी विशेषता जो है अन्य ऊर्जा की अपेक्षा जो विद्युत ऊर्जा में हम देखने को पाते हैं, इसमें अन्य जो ऊर्जा के संसाधन है, जैसे आप कोयला है ऊर्जा का साधन है या पेट्रोलियम है, तो ऊर्जा की खपत होने से वो एक प्रकार के पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण बनता है। ये हम जानते हैं, जब ऊर्जा की खपत होती है तो वह पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण बन जाता है। लेकिन विद्युत ऊर्जा की ये सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसमें पर्यावरण प्रदूषण नाम मात्र का या इस तरह से कहें कि बिल्कुल भी नहीं होता है। पेट्रोलियम जैसा कि मोटर कार या इंजनों में जो पेट्रोलियम जलता है तो उससे जो है विषैली जहरीली गैसें निकलती हैं, वातावरण को प्रदूषित करती हैं। कोयले को जलाएंगे तो फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड से खतरनाक गैसें मिलती हैं। तो हर प्रकार की ऊर्जा का उपयोग जब हम करते हैं किसी न किसी रूप में, तो वो वातावरण के लिए नुकसानदायक होता है, कुछ ना कुछ प्रदूषण जरूर करता है। लेकिन विद्युत ऊर्जा जो है ये एक ऐसा ऊर्जा का एकमात्र साधन है कि इसमें पर्यावरणीय प्रदूषण नाम मात्र का या नहीं के बराबर ही कर सकते हैं। और जो एक बात और बताए हैं कि ये नियंत्रित ऊर्जा का एक प्रकार होता है, जैसे परमाणु ऊर्जा या हाइड्रोजन से प्राप्त ऊर्जा जो है
इसको नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है और विद्युत ऊर्जा को हम आसानी से इसको नियंत्रित कर सकते हैं और विभिन्न पर्पज में, विभिन्न उद्देश्यों में, अपने जीवन, दैनिक जीवन में उपयोग के लिए उसको ढाल सकते हैं। तो ये सभी विशेषताएं जो हैं विद्युत ऊर्जा के लिए हैं। अब हम जानेंगे कि ये विद्युत, यहाँ पर हम जो चैप्टर के बारे में जानना चाहते हैं, यहाँ पर विद्युत धारा और प्रतिरोध के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा समझने के लिए हमें सबसे पहले आवेश को जानना होगा, क्योंकि आवेश ही विद्युत धारा का रूप धारण करता है। तो आवेश क्या है हम जानेंगे। हम जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु जो होती है यह परमाणुओं से निर्मित होती है और परमाणु के 3 मुख्य पार्ट्स होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में हम जानते हैं। और किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर 1 इकाई ऋणावेश और प्रोटॉन पर उतना ही धनावेश होता है। तो जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण का अर्थ होता है कि या तो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या तो फिर इलेक्ट्रॉन को त्याग करे, तो इन दोनों स्थितियों में उसके आवेश में अंतर आता है। तो मान लीजिए कोई पदार्थ है यहाँ पर और ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इसके आवेश में, यानी जो इसमें धन आवेश या ऋण आवेश, जैसा कि हम जानते हैं कि 2 प्रकार के आवेश होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से इसके आवेश में परिवर्तन होगा। हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। कितना ऋण आवेश होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर, और 1 प्रोटॉन पर जो आवेश होता है इतने का ही धन आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब किसी परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन ये निकलेगा तो इसमें आवेश में परिवर्तन आएगा, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन इसमें अगर प्रवेश करता है तो भी इसके आवेश में अंतर आता है। क्या अंतर आता है? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर धनावेश की मात्रा बढ़ जाती है। धनावेश की मात्रा क्यों बढ़ती है? क्योंकि जब ऋणावेश घटेगा तो धनावेश अपने आप बढ़ जाता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, तो ये जब ऋणावेश कम होगा तो धनावेश बढ़ जाता है। यानी प्रोटॉन जो कि परमाणु के नाभिक में होते हैं, ये तो अपनी जगह पर स्थिर होते हैं जिन पर पॉजिटिव आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पर जो कि किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु से निकलेगा तो इसमें ऋणावेश की कमी हो जाती है, और ऋणावेश की कमी होने के साथ साथ इसकी पॉजिटिविटी जो है बढ़ जाती है। तो जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वो धनावेशित हो जाता है, और जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसी प्रकार से वह ऋणावेशित हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसमें ऋणावेशों की संख्या बढ़ जाएगी। हमको जानना चाहिए कि कोई भी परमाणु होता है अपने वास्तविक रूप में जहां पर इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या बराबर है, एक संतृप्त परमाणु होता है, ये बाह्य रूप से नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, मतलब न तो इस पर धनावेश होता है और न तो ऋणावेश होता है, क्योंकि जितने का इसमें प्रोटॉन पर धनावेश उतने का ही इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश पाया जाता है। तो जो ही हम इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी करते हैं किसी भी परमाणु में, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन होने के कारण परमाणु में धनावेश या ऋणावेश की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। ये चीज हमको जानते रहना चाहिए
कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब उस पर धनावेश होता है, और जब ग्रहण करेगा तो उस पर ऋणावेश हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई परमाणु है, X है, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर इस X पर 2 धन आवेश हो जाएगा। तो X 2 धन आवेश का मतलब होता है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, और X पर 2 ऋण आवेश का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो ये चीज हमको समझना चाहिए आवेश में परिवर्तन के लिए। तो आवेश क्या है हमको ये जानना है कि आवेश जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी होती है, तो इस प्रकार उसमें स्थित जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बल में एक परिवर्तन आता है, और यह परिवर्तन जो है इलेक्ट्रॉन को या तो धनावेशित कर, परमाणु को या धनावेशित कर देता है या तो ऋणावेशित कर देता है, और यही जो उसमें एक बल उत्पन्न होता है वही बल उत्पन्न बल आवेश कहलाता है। यानी वह परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की स्थिति में हो जाता है या तो फिर इलेक्ट्रॉन त्यागने की स्थिति में हो जाता है, और इस प्रकार उसमें एक प्रकार का बल उत्पन्न हो जाता है, और यही बल जो है आवेश कहलाता है। और आवेश 2 प्रकार के होते हैं, और इसी आवेश के कारण ही विद्युत ऊर्जा का संचरण होता है। तो यहाँ पर हमें आवेश के संबंध में जब कोई वस्तु आवेशित होती है तो उसके क्या लक्षण होते हैं ये हमको जानना है। जब कोई वस्तु आवेशित होती है तो या तो अगर वस्तु धनावेशित है, मान लीजिए 2 वस्तुएं हैं A और B, अगर दोनों पर धन आवेश है तो हम जानते हैं आवेश के नियम के अनुसार कि जो सामान बराबर आवेश होते हैं वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो कोई भी 2 वस्तुएं जो कि एक धनावेशित है, ऋणावेशित है, तो एक दूसरे को आकर्षित करने की शक्ति उनमें आती है, और अगर दोनों एक समान आवेश के हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है। तो यही जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल होता है यही आवेश कहा जाता है। तो यहाँ पर हम सीधे चलते हैं विद्युत धारा के संबंध में। तो विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत आवेश के कारण किसी भी वस्तु में या किसी परिपथ में जो बल उत्पन्न होता है वही बल विद्युत धारा कहलाता है, और यह बल इलेक्ट्रॉनों के संचरण के कारण उत्पन्न होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का संचरण कैसे होता है किसी भी परिपथ में या किसी भी वस्तु में, हम इस बात को समझेंगे। हमको जानना चाहिए कि विद्युत का संचरण जो है वो धातुओं में सर्वाधिक होता है। यानी इस शब्दों में कह सकते हैं कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। तो धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं? क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वे इलेक्ट्रॉन जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण के लिए स्वतंत्र होते हैं, उन पदार्थों में विद्युत का संचरण हो जाता है, अर्थात वे विद्युत के सुचालक होते हैं। तो सामान्यतः जितनी भी धातुएं होती हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, और इसी संख्या के आधार पर किसी भी धातु की विद्युत के प्रति सुचालकता हम तय कर सकते हैं। अन्य पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं के बराबर होती है या कम होती है, तो वहां पर विद्युत की सुचालकता नहीं होती। तो ये विद्युत का सुचालकता और अचालकता, इस आधार पर देखिए हम पदार्थों को 3 भागों में बांट सकते हैं। विद्युत चालन के आधार पर 3 प्रकार के पदार्थ हमें प्रकृति में प्राप्त होते हैं। एक को हम सुचालक कह सकते हैं, सुचालक।
दूसरे होते हैं कुचालक और तीसरे होते हैं अर्धचालक। ये कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर और ये होते हैं सेमीकंडक्टर। तो सुचालक, कुचालक और अर्धचालक जो भी प्रकृति में या हमारे परिवेश में पदार्थ पाए जाते हैं उनको हम 3 श्रेणियों में रख सकते हैं। जिन पदार्थों से होकर के विद्युत आसानी से प्रवाहित हो जाती है उन्हें सुचालक कहते हैं, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। दूसरे कुचालक होते हैं ऐसे पदार्थ जिसमें या तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं या तो नाम मात्र के होते हैं, वे कुचालक होते हैं। और अर्धचालक दोनों के बीच की जो स्थिति बनती है, अर्थात इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या होती तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होती, तो ये कम चालक होते हैं, इसलिए इनको अर्धचालक कहा जाता है। सुचालक पदार्थों में लगभग जितनी धातुएं आती हैं, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, सभी धातुएं सुचालक होती हैं। हालांकि इनकी चालकता उनके फ्री इलेक्ट्रॉन के आधार पर होती है। चांदी को सर्वाधिक सुचालक पदार्थ के रूप में माना जाता है और उसके बाद जो है दूसरे धातुओं का नंबर आता है। कुचालक पदार्थ जिनमें से होकर के विद्युत का प्रवाह न हो सके या फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें नहीं होते या बिल्कुल नहीं होते, तो ऐसे कुचालक कहे जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लकड़ी को ले सकते हैं, लकड़ी है, पत्थर है, ये सब चीजें जिनसे होकर के विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता। और अर्धचालक कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अर्धचालक का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जैसे जर्मेनियम है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब जो होते हैं ये अर्धचालक की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, अर्धचालक होते हैं। तो विद्युत की सुचालकता के आधार पर पदार्थों को हम इन 3 भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पर हम सुचालक की बात करेंगे जिनमें से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा किस प्रकार से आवेश से संबंधित होती है, जैसा कि हमने चर्चा किया कि आवेश का विद्युत धारा से क्या संबंध होता है। किसी पदार्थ में एकांक समय में प्रवाहित आवेश को ही विद्युत धारा कहते हैं। एकांक समय में प्रवाहित विद्युत धारा प्रवाहित आवेश विद्युत धारा कहलाती है। एकांक समय में प्रवाहित आवेश को हम विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात इनको अगर हम सूत्र के रूप में लिख सकें तो विद्युत धारा बराबर होता है, विद्युत धारा बराबर हो जाएगा आवेश बटे समय। तो ये होता है विद्युत धारा और आवेश में समय। तो प्रति सेकंड या प्रति मिनट जो आवेश किसी वस्तु में प्रवाहित होता है वही आवेश विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। विद्युत धारा को कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, समय को T लिख सकते हैं। तो I = Q/T हो जाता है। या इस तरह से आवेश को अगर हम व्यक्त करना चाहें तो Q = I
इंटू टी हो जाता है। तो ये संबंध जो है विद्युत धारा और आवेश में संबंध को व्यक्त करता है, इसको यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद विद्युत के संबंध में हमें विभव और विभवांतर के बारे में जान लेना चाहिए। विभव क्या होता है और विभवांतर, क्योंकि विभव ही विभवांतर का रूप लेता है और ये विभवांतर जो है ये विद्युत आवेश यानी विद्युत धारा के मापन को व्यक्त करता है। तो हमें समझना है कि विद्युत धारा और विभव का क्या संबंध है। तो विभव क्या होता है हमको जानना चाहिए। विभव एक प्रकार के आवेश पर किए गए कार्य की माप होती है। जब हम कोई कार्य किसी आवेश पर करते हैं तो किसी आवेश पर किया गया कार्य विभव कहलाता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार से होती है कि अनंत से एकांक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में तक लाने में किया गया कार्य उसका विभव कहलाता है। अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को हमको जानना चाहिए कि विद्युत धारा का मतलब एम्पियर होता है। एम्पियर, इसको एम्पियर मापते हैं। और आवेश का मतलब होता है कूलाम। तो यहां पर एकांक आवेश को, एकांक आवेश मतलब मान लीजिए ये कूलाम हो गया, तो एकांक आवेश को बल लगाकर किसी विद्युत क्षेत्र में अनंत से ले आने में जितना बल लगाना पड़ता है उसको विभव कहते हैं। यानी मान लीजिए एक कूलाम आवेश है और एक कूलाम आवेश को खींच करके किसी विद्युत परिपथ के पास ले आना है और वहां से ले आने में जितना बल लगेगा वह विभव कहलाता है। तो विभव जो है किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो बल हम लगाते हैं उसको विभव कहते हैं। और विभवांतर क्या होता है, जब किसी चालक ने किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो बल लगाना पड़ेगा या जो बल लगाने से जो कार्य होगा वही कार्य जो है विभवांतर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मान लीजिए कि कोई चालक है जिसकी लंबाई 1 मीटर है। अब यहां पर किसी आवेश को या एकांक आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक, ये सिरा ए हो गया और सिरा बी हो गया, तो सिरे ए से सिरे बी तक जब हम आवेश को ले जाएंगे तो इसमें हमको एक कार्य करना पड़ेगा। अब ये 2 तरीके से होता है। ये जरूर नहीं है कि हमको कार्य ही करना पड़े, इसमें हमको कभी कभी कार्य प्राप्त भी होता है। यानी जब धन आवेश को ऋण आवेश की ओर ले जाएंगे कि कोई धन आवेश है उसको ऋण आवेश की ओर ले जाएंगे तब यहां पर हमको कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम जानेंगे कि यहां पर विपरीत आवेश जो है दूसरे को आकर्षित करते हैं। परंतु एक धन आवेश को जब दूसरे धन आवेश की ओर ले जाना पड़ेगा तो यहाँ पर प्रतिकर्षण की स्थिति बन जाती है और प्रतिकर्षण की स्थिति के कारण हमें बल लगाना पड़ेगा। तो इस स्थिति में हमको कार्य करना पड़ेगा
और जब धन आवेश को खींच करके ऋण आवेश की ओर ले जाते हैं तो इस स्थिति में हमको कार्य प्राप्त होता है। हालांकि इसका मान, दोनों का मान बराबर ही होता है। जितना एक स्थिति में जितना हमको कार्य करना पड़ता है, दूसरी स्थिति में उतना ही कार्य हमको प्राप्त होता है। तो संक्षेप में इस संबंध को यहीं पर जानते हुए हम दोनों को एक ही में साथ कर लेकर के चलते हैं कि जब एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब ले जाते हैं तो कोई ना कोई कार्य या तो हमको प्राप्त होता है या तो फिर हमको करना पड़ता है। तो जब यहां से एक सिरे से आवेश को दूसरे सिरे तक ले जाते हैं तो उसके आवेश में परिवर्तन करने में जो हमें कार्य करना पड़ता है वही विभवांतर कहलाता है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक एकांक आवेश को स्थानांतरित करने में जो हमको कार्य करना पड़ता है या जो कार्य हमको प्राप्त होता है वह उसका विभवांतर कहलाता है। और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है। तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि वोल्ट को जूल प्रति कूलाम भी कहते हैं। जूल प्रति कूलाम। अब इसका अर्थ थोड़ा सा जान लेते हैं कि जूल प्रति कूलाम क्या है। इसके अर्थ को हम इस सूत्र के द्वारा समझ सकते हैं आसानी से। 1 जूल बटे 1 कूलाम बराबर 1 वोल्ट होता है। जूल प्रति कूलाम का अर्थ होता है 1 जूल बटे 1 कूलाम बराबर 1 वोल्ट, यानी 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम। अर्थात 1 कूलाम आवेश को 1 जूल कार्य प्रदान करके हम जितनी दूर तक ले जा सकें वह हमारा किया गया कार्य जो होगा, यानी विभवांतर का मान जो होगा वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। मान लीजिए कोई चालक है। अब इस चालक में हम आवेश को स्थानांतरित करते हैं तो चालक के 2 सिरे हैं ए और बी। अब यहां से हमने एक कूलाम आवेश ले लिया। बिंदु ए से 1 कूलाम आवेश हमने ले लिया और इसको हम पहुंचा रहे हैं बिंदु बी पर। तो मान लीजिए कि बिंदु बी तक इसको पहुंचाने में हमको जो कार्य किया गया उसका मान है 1 जूल। इतना कार्य हमको करना पड़ा। इस कूलाम को यहां तक बी तक पहुंचाने में जो हमको कार्य करना पड़ा उसका मान हम 1 जूल हमने बल लगाया और यह बिंदु आवेश बिंदु ए से बी तक पहुंच गया। तो हम मान लेंगे कि ए से बी के बीच जो विभवांतर है 1 वोल्ट है। अब इसी तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं कि अब मान लीजिए 1 कूलाम आवेश को बिंदु ए से बी तक पहुंचाने में अगर 2 जूल कार्य करना पड़े तो विभवांतर 2 वोल्ट होगा। ध्यान दीजिए जूल प्रति कूलाम एक भिन्न के रूप में है। तो ज्यों-ज्यों जूल का मान बढ़ता जाएगा त्यों-त्यों विद्युत की वोल्टता बढ़ती जाती है, यानी विभवांतर बढ़ता जाएगा। तो जूल का मान जो यानी कार्य करने की शक्ति हमको जितना अधिक से अधिक लगानी पड़ेगी उसकी वोल्टता उतनी ही ज्यादा प्रदर्शित होगी। तो मान लीजिए 5 जूल कार्य करना पड़ा 1 कूलाम आवेश को बी तक पहुंचाने में 5 जूल हमने कार्य किया। तो 5 जूल बटे 1 कूलाम ये बराबर हो जाता है 5 वोल्ट। तो अब एक बात हम और जान लेंगे इसके बारे में, इसके बाद फिर
नेक्स्ट डे जानेंगे कि ये कार्य हमको क्यों करना पड़ता है। बिंदु ए से बी तक किसी आवेश को पहुंचाने में कार्य हमको क्यों करना पड़ता है या किस प्रकार से हमको कार्य प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं कि विद्युत का संचालन किसी भी कंडक्टर में होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें देखिए सभी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो अपनी जगह पर स्थिर होते हैं जबकि कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब हम फ्री इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाते हैं तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उनकी टक्कर जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उनसे दोनों से हो जाती है और इस प्रकार हमको उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने में बल लगाना पड़ता है। अब जिस चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी ही ज्यादा होगी उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में उतनी ही सहूलियत होती है और आसानी से पहुंच जाते हैं। और जिन पदार्थों में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है और स्थायी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उनमें आवेश को एक स्थान से दूसरे आवेश यानी जब भी हम आवेश की बात करें आपको समझ लेना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। चाहे हम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने के लिए बात कहें चाहे इलेक्ट्रॉनों को एक बिंदु से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बात कहें दोनों एक ही बात होती है। तो हम आवेश भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। तो जब कभी किसी इलेक्ट्रॉन को या आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो इसमें अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो हमको कार्य कम करना पड़ता है क्योंकि उसके विरोधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है और हमको कार्य कम करना पड़ेगा। तो ऐसे चालक की वोल्टता जो है कम होती है और जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है और स्थायी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में हमको इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक या आवेश को स्थानांतरित करने में अधिक बल लगाना पड़ता है। तो जहां पर अधिक कार्य करना पड़ेगा वहां पर उसकी वोल्टता अधिक हो जाएगी कि जूल का मान यहाँ पर बढ़ जाए तो उसकी वोल्टता ज्यादा हो जाती है। तो यही कारण है कि जो कुछ धातुएं हैं जो चालक धातुएं हैं मान लीजिए उनके उदाहरण हम दे रहे हैं। हमने बताया कि जो सिल्वर है उसकी चालकता सबसे ज्यादा होती है। चालकता इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होने के कारण उसमें इलेक्ट्रॉनों की एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण में सुविधा होती है आसान होती है। तो उसमें और दूसरे जो चालक हैं जैसे लोहा है या दूसरे की उसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन कम होते हैं उसकी अपेक्षा तो उनमें आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में उतनी सुगमता नहीं होती। तो हम इलेक्ट्रॉनों का फ्लो जितना सिल्वर में होगा उतना ज्यादा फ्लो आयरन में नहीं हो सकेगा या कॉपर में नहीं हो सकेगा या जितना फ्लो कॉपर में होता है उतना इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो आयरन में नहीं हो सकता। इसलिए जो कॉपर है या फिर सिल्वर है वो आयरन की अपेक्षा अधिक सुचालक होते हैं क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में पर्याप्त सुगमता होती है। धन्यवाद।